हमने वो की थी और साथ ही हमने किया था जो मॉडल थे वो हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। उसके उसके जो अगला अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इलियट्स रियलिज्म, ठीक है। एक सेकंड। तो इलियट्स का उसका जो रियलिज्म है उसके बारे में है। अब जो है ना यहाँ पे अब जैसे-जैसे आप लोग पढ़ेंगे थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न होगी कि रियलिज्म पे तो बहुत सारे राइटर्स ने लिखा है, लेकिन जॉर्ज इलियट उनसे डिफरेंट कैसे है, ठीक है? यहाँ पे ये बताया जाएगा कि ये उन राइटर से डिफरेंट कैसे है और ऑब्वियसली विक्टोरियन एज से ये भी रिलेटेड है, तो विक्टोरियन एज में ऑलरेडी बहुत सारे राइटर्स थे जिन्होंने रियलिज्म पे लिखा, लेकिन इसका उनके काम से कैसे डिफरेंट है इसकी राइटिंग, ये हम देखेंगे। तो यस ज़ैनब, ज़ैनब ने अभी ज्वाइन किया है। ज़ैनब आपका वॉइस इशू तो नहीं आ रहा, क्लियर है? एक दफ़ा बता दें मुझे। मैम पीछे कुछ आवाज आ रही है लेकिन पता नहीं। हाँ अभी ठीक है। अच्छा, आप लोग अपने अपने माइक्स अनम्यूट कर सकते हो, नो इशू। वो जो आवाज़ें आ रही हैं बीच में आने दें, ठीक है। तो एनीवेज, तो कल के लेक्चर का आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, जो विजन्स मॉरल विजन्स हमने डिस्कस किए थे उससे रिलेटेड सारा क्लियर हो गया होगा। तो यस मैम। ठीक है, जॉर्ज इलियट के जितने भी अभी जो है ना हर एक नॉवल के अंदर कुछ क्वेश्चन है जो रिपीटेडली हर साल जो है ना आते हैं, मतलब उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट चेंज करके दी जाती है लेकिन क्वेश्चन सेम होता है। तो जॉर्ज इलियट के जो ना लाइक इसका ये मास्टरपीस समझे जाते हैं, इसके जो नॉवेल्स है ना मास्टरपीस समझे जाते हैं। उसकी वजह ये है कि एक इसने रियलिज्म पे लिखा। अब रियलिटी आपको ये सुन के आपके माइंड में आ रहा होगा कि रियलिटी पे तो थॉमस हार्डी ने भी लिखा है। रियलिटी को तो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में भी आपने पढ़ा था और उसका जो अटीला ऑफ टू सिटीज है वो भी आपने रियलिटी पे पढ़ा था। तो लेकिन कैसे ये चीज़ें रियलिज्म पे इसकी राइटिंग कैसे डिफरेंट है, इसका ये क्यों इस पे क्वेश्चन बनता है, इसकी रियलिज्म पे क्वेश्चन क्यों बनता है, ये हम इसमें देखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक कल मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स आपको सेंड किए थे ग्रुप में। उसमें कॉमन लॉ मैरिज का मीनिंग था और जो सेकंड बायोग्राफी मैंने आपको बताई थी मैरी एवन वैन की, आई थिंक उसका ये नेम था। ये जॉर्ज इलियट का जो फर्स्ट नेम था वो कैसे चेंज हुआ और फिर उसकी जो उसने जो बायोग्राफिकल एलिमेंट्स ऐड किए हैं वो क्यों ऐड किए थे, ठीक है। उसमें एक मेंशन करना मैं भूल गई थी, जो था उसकी जो आंट थी वो मेथोडिस्ट थी और उसने अपनी आंट का जो कैरेक्टर है वो अपनी कज़न को दिया। लाइक नॉवल के अंदर जो उसकी डीना मोरिस को उसने जो है मेथोडिस्ट का कैरेक्टर दिया, अपनी आंट का कैरेक्टर जो है वो उसको दिया। रोल प्ले उसके थ्रू होता है रोल। और उसकी जो है जो मैरी वोक का जो कैरेक्टर है उसी की कज़न को दे दिया, यानी कि हैटी सॉरर को उसकी कज़न बना दिया। मतलब इस तरह से उसने कैरेक्टर्स को एडजस्ट किया नॉवल के अंदर, ठीक है। तो ये जो स्क्रीनशॉट्स मैंने आपको सेंड किया था ना, ये रेफरेंसेस आपको पता होने चाहिए, ये डिटेल्स आपने अपने पास रखनी है। आप चाहें तो ऐसा कर लें कि जो मॉरल विजन वाला क्वेश्चन था ना या बायोग्राफी वाला जो क्वेश्चन था उसके एंड पे जो जहाँ पे क्वेश्चन एंड हो रहा है ना, नीचे जो जगह बचती है ना बुक पे, वहाँ पे ये सारा नोट कर लें, क्योंकि जो पिक्चराइज फॉर्म में आपके पास चीज़ें होती है ना वो समटाइम्स आप जब पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना ये टेस्ट वगैरह के लिए, तो आपको पिक्चर्स वगैरह याद नहीं रहती है कि हमने कोई इस तरह का स्क्रीनशॉट भी हमें सेंड किया गया था या इस तरह के कोई आपको ढूंढने का जो है ना टाइम नहीं मिलता, आपके पास सब नोट्स और बुक उस टाइम ध्यान उन पे ध्यान होता है आपका। तो बेहतर ये है कि इन चीज़ों को ना साथ-साथ अपनी बुक्स पे नोट करते जाओ। ये ना समझे कि गन बचेगा ये वो गन नहीं होता है, एक्चुअली वो आपकी लर्निंग होती है, ठीक है? तो बुक्स आप पता होगा कि आपने कुछ याद किया है, ठीक है? तो ये वाला हम रियलिज़्म पे आज क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? जहाँ से ना समझ आए वहाँ से पूछ लेना है बहुत ईज़ी सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा-सा डेप्थ में, जिस तरह से कल हमने थोड़ा-सा डेप्थ में के कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, इसी तरह से ये भी है, ठीक है। जॉर्ज इलियट हैज़ बीन कंसिडर्ड एज एन इंटेलेक्चुअल नॉवलिस्ट। अच्छा, इंटेलेक्चुअल नॉवलिस्ट उनको कहा जाता है जिनको जो है ना कह लें कि जी अम्मी ना
अच्छा, कुछ नहीं मैम। इंटेलेक्चुअल नॉवेलिस्ट उनको कहा जाता है जो अपनी राइटिंग के अंदर ना ऐसे जैसे इंटेलेक्चुअल को कहते हैं ना, वैसे अक्ल को कहते हैं या आपकी अक्लमंदी इंटेलिजेंस को कहते हैं। लेकिन ऐसे नॉवेलिस्ट जिन्होंने अपनी राइटिंग के अंदर इस तरह के एलिमेंट्स ऐड किए हैं जो आप डेप्थ में जाके आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि आपको सरफेस पे आपको जो है ना प्लेनली कुछ भी समझ नहीं आता। उनको इंटेलेक्चुअल नॉवेलिस्ट कहा जाता है। जैसे कि अगर आपने ये टर्म पढ़ी हो सबने, रीड बियॉन्ड द लाइन्स और रीड बिटवीन द लाइन्स। यस मैम। ठीक है, आप किसी ने पढ़ी हुई है ये? क्या कोई फ़ैमिलियर क्या कोई है इससे फ़ैमिलियर इस इन लाइन से? रीड बिटवीन द लाइन्स एंड रीड बियॉन्ड द लाइन्स। नो मैम। नहीं, किसी को नहीं पता? नहीं मैम, मैंने नहीं पढ़ी। तो ये नहीं पढ़ी तो अपने पास अगर अभी बुक है या कोई भी नोटबुक है उसके ऊपर नोट कर लो। आपको लिटरेचर के अंदर यही रूल को फॉलो करना होता है। अब इसका मतलब क्या है? मैम रिपीट कीजिएगा। रीड बियॉन्ड द लाइन्स और रीड बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि रीड बियॉन्ड द लाइन्स होता है कि जब आपके पास, जैसे ये हमारे पास पूरा टेक्स्ट नज़र आ रहा है, हमें एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है, पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको पढ़ के सीधा-सीधा आपको मतलब बता देती हूँ, रियलिज़्म ये है, वो है, सीधा-सीधा इसका मतलब बता देती हूँ, मतलब मुझे भी सब पता है कि आप इसको समझे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा इसमें क्या कह रहा है, लेकिन इसका मतलब बीच में से वो जो लाइन्स लिखी हुई हैं क्यों लिखी हुई हैं, ठीक है। जब ऊपर से आप समय पढ़ ऊपर से पढ़ के आप उसको जो है ना सरफेस पे एक चीज़ अंडरस्टैंड करते हो या समझने की कोशिश करते हो ना, उसको आप कहते हैं रीड बियॉन्ड द लाइन्स। यानी कि बियॉन्ड होता है ना किसी चीज़ से दूर, फासला, ठीक है। यानी कि आप लाइन के ऊपर से सरफेस से पढ़ रहे हैं, ठीक है। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब ये होता है कि आप लाइन के बीच की जो बात है आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं। यानी कि जैसे ये यहाँ पे वर्ड है रियलिज्म, ठीक है। रियलिज्म सीधा-सीधा मैं कहती हूँ ना, अगर मैं रीड बियॉन्ड द लाइन्स के तौर पे अगर मैं इसको कहती हूँ ना, तो मैं कहूँगी रियलिज्म जो है रियलिटी को कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं कहूँगी ना कि रीड बियॉन्ड द लाइन्स, फिर मैं आपको ये बताऊँगी कि रियलिज्म एक्चुअली रियलिटी को ही कहते हैं। लेकिन रियलिटी के अंदर रियलिटी को डिपिक्ट कैसे किया जाता है, रियलिटी को एज़ अ पोएटिक एज़ अ लिटरेचर डिवाइस या लिटरेरी टर्म इसको कैसे यूज़ किया गया है, ईच एंड एवरी डिटेल में जब आपको इसको डेप्थ में जाके आपको बताऊँगी, तो फिर वो होगा रीड बिटवीन द लाइन्स। यानी कि लाइन्स के बीच में, वर्ड्स के बीच में जो कहा जा रहा है, उनकी जो डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग है उसको कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। ये टर्म्स आपने, ये चीज़ें जो है ना आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये लिटरेचर में आपको बहुत काम आएंगे आगे। तो जो इंटेलेक्चुअल्स थे ना नॉवेलिस्ट, इनके जो नॉवेलिस्ट हैं, ये जितने भी नॉवेलिस्ट हैं ना, इनकी जो राइटिंग है आप उसको पढ़ेंगे ना तो आपको बियॉन्ड द लाइन्स कुछ भी समझ नहीं आता, आपको उसकी डेप्थ में जाके समझना पड़ता है। तो ऐसे राइटर्स को इंटेलेक्चुअल नॉवेलिस्ट कहा जाता है, ठीक है। रियलिज्म इज अ नेसेसिटी फॉर एवरी इंटेलेक्चुअल नॉवेलिस्ट। However, in Eliot's case, it is a creed and an ambition. अब रियलिज्म क्या है? रियलिज्म मैंने आपको बताया था कि एक मूवमेंट है, ठीक है। 20th सेंचुरी मूवमेंट है, विक्टोरियन एज के टाइम पे ये मूवमेंट जो है ना, उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा कह लें कि चली थी, ठीक है। अब मूवमेंट क्या रियलिज्म के अंदर होता है? ये एक मूवमेंट है जिसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। कहा जाता है कि रियलिज्म में जो राइटर्स लिखते हैं ना वो रियलिटी को डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। रियलिटी जिस तरह से होती है एज इट इज़ डिपिक्ट करते हैं। इसमें मिडिल क्लास लोगों के बारे में बात की जाती है, ठीक है। हाई स्टेटस से जो लोग होते हैं उनके बारे में ज़्यादा फोकस नहीं होता, ठीक है। उसके बाद जो कैरेक्टर्स हैं वो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि फिक्शनल कैरेक्टर्स नहीं होते हैं। जिस तरह से थॉमस हार्डी ने फिक्शनल कैरेक्टर्स लिए, और पिछले जो हमने ये एंथनी ट्रॉलॉप का नॉवल पढ़ा उसके अंदर जो एंथनी ट्रॉलॉप ने जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो फिक्शनल कैरेक्टर्स लिए, क्योंकि उसने खुद अपने से क्रिएट किए हैं। लोगों उसने जो सोसाइटी के अंदर होते देखा उसको बस उसने दिखाना था किसी तरीके से, तो उसने फिक्शनल कैरेक्टर्स लिए, यानी कि जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते थे। लेकिन रियलिज्म के अंदर वो कैरेक्टर्स वही होते हैं जो एक्चुअल लाइफ में हो चुके होते हैं या होते हैं, एग्जिस्टेंस उनकी हुई होती है, ठीक है।
तो उनके बारे में बात होती है। तो रियलिज्म उसको कहते हैं। तो रियलिज्म इज अ नेसेसिटी फॉर एवरी इंटेलेक्चुअल नॉवलिस्ट। कोई भी इंटेलेक्चुअल नॉवलिस्ट है ना, जब भी वो अपनी राइटिंग में या अपनी नॉवेल्स वगैरह लिखता है, ड्रामा लिखता है, तो उसके अंदर रियलिज्म ज़रूरी होता है। उसके यानी कि रियलिज्म के बगैर उनका मास्टरपीस नहीं बनता, मतलब उनका नॉवल उस तरह से रीडर्स को अट्रैक्ट नहीं करता कभी भी। ठीक है, तो ये जो है ना एक नेसेसिटी होती है उनके लिए। इन इलियड्स केस इट इज अ क्रीड। ठीक है, क्रीड होता है किसी का अकीदा, फेथ। ठीक है, यानी कि उसका ये फेथ है, उसका ये मानना है कि रियलिज्म का होना ज़रूरी है। तो इलियड्स के जितने भी आप नॉवेल्स पढ़ेंगे ना, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट नॉवलिस्ट एंड वन ऑफ द फेमस नॉवलिस्ट। ठीक है, इम्पोर्टेंट। हाँ जी, ये आप इलियट की नॉवेल्स आपने फर्दर ग्रेट ये जो चार्ल्स डिकन्स है, इलियट है, और इनके जो है ना थॉमस हार्डी, इनको दोबारा आप पढ़ेंगे मॉडर्न नॉवल में नेक्स्ट पार्ट 2 में। ठीक है, तो ये जो राइटर्स है ना, ये भूलने वाले नहीं है। इट इज़ अ क्रीड, यानी कि एक उसके लिए एक फेथ है कि ये ज़रूरी है, वो ये इसको जो है ना एक फेथ की तरह लेती है। एंड एन एम्बिशन। हर रियलिज्म इज कांस्टेंट एंड सिस्टमैटिक। कांस्टेंट यानी कि एक चीज मुसलसल तरीके से चलती आ रही है, चलती आ रही है कॉन्स्टेंटली। ठीक है, एंड सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का यहाँ पे क्या मतलब होगा? यहाँ पे सिस्टमैटिक, अगर मैं सीधा सीधा आपको मतलब बता देती हूँ ना, तो वो बियॉन्ड द लाइन्स हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि बिटवीन द लाइन्स मुझे पढ़ के बताएं कि सिस्टमैटिक का यहाँ पे क्या मतलब हो सकता है। तो उसकी राइटिंग में एक सीक्वेंस है, वो मतलब हम्म, ठीक है, समहाउ आपका आंसर ठीक है। सिस्टमैटिक का मतलब यही है कि एक सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है, एक सिस्टम को फॉलो किया जाता है। इसकी राइटिंग के अंदर उसने एक प्रॉपर मेथड को जो है ना उसने फॉलो किया हुआ है। ठीक है, मतलब एक प्रॉपर तरीके से एक सीक्वेंस के साथ उसने इवेंट्स को, कैरेक्टर्स को जो है ना क्रिएट किया हुआ है नॉवल के अंदर। शी डिक्लेयर्स हर स्टोरीज एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। वो जितनी भी उसकी स्टोरी है उसके ऊपर, उसके अंदर उसने ज़िंदगी के बारे में लिखा है, और ज़िंदगी को ही उसने उस पर तनकीद किया हुआ है उस पर। ठीक है, हैंस टू क्रिटिसाइज इट शी ड्रॉज हर स्टोरी ऑन एक्चुअल पैटर्न ऑफ लाइफ। ठीक है, ज़िंदगी का जो असल पैटर्न है, ज़िंदगी की जो रियलिटी है, उसके जो सफरिंग्स एक्सपीरियंसेस, इंसान के सॉरोज मिजरीज जो भी हैं, हैप्पीनेस जॉय, सब कुछ उस पर जो है ना वो एक पैटर्न को लेके उसने फॉलो किया है। She creates her own microcosm and deals everything. She creates her own microcosm. Microcosm कहते हैं कि एक अ लिटिल वर्ल्ड जिसको कहते हैं, अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो अ लिटिल वर्ल्ड, के जिसके अंदर अपनी ही एक छोटी सी दुनिया जो है वो बनाती है। उसके अंदर वो हर एक चीज़ को सीक्वेंस के साथ, एक मेथड के साथ जो है ना ज़िंदगी के बारे में तनकीद करते हुए एक सीक्वेंस के साथ उसको डिपिक्ट करती है। ठीक है, तो एक उसने जो है अपने तरीके से अपने नॉवेल्स लिखे हुए हैं, अपने तरीके से। उसने किसी का मेथड फॉलो नहीं किया हुआ, किसी का कोई लिटरेरी टर्म्स फॉलो नहीं किए हुए हैं, उसने अपने मेथड खुद क्रिएट किए हैं। तो माइक्रोकोसम यहाँ पे लिटिल वर्ड का मतलब इसलिए है, वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है कि उसने अपनी एक छोटी दुनिया बना ली है, यानी अपनी एक अपने तरीके से उसने नॉवल अपने स्टार्ट किए थे। एंड डील्स एवरीथिंग द बैकग्राउंड सीन्स फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ हर मैम हम ये कैरेक्टर्स। भी कह सकते हैं कि माइक्रोकोसम का मतलब ये कि उसका अपना तरीका था, या वर्ड ही एग्जैक्टली, आएगा। हाँ हाँ कह सकते हैं। लेकिन इसका जो मीनिंग आप सर्च करोगे ना गूगल पे, ठीक है, वो इसी सेंस में आएगा कि लिटिल वर्ल्ड, या उसका अपना जो अपनी जो अपना, ओन स्टाइल। हाँ, हर ओन स्टाइल, इस तरह से कह सकते हैं। Everything, ठीक the है। background scenes, feelings, and thoughts of her characters with devoted and sincere truthfulness. ठीक है, कि कैरेक्टर्स को और इवेंट्स को इस तरह से उसने अपने नॉवेल्स के अंदर डील किया हुआ है कि उसमें वो डिवोशन भी नज़र आती है, सिंसेरिटी भी नज़र आती है, और ट्रूथफुलनेस भी नज़र आता है। ठीक है, अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें रिपीट हो रही होंगी, आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ें तो हर एक राइटर में भी है। थॉमस हार्डी का हमने पढ़ा था, तो उसमें भी ये था कि रियलिटी को वो इसी तरह से डिपिक्ट करता है, कैरेक्टर्स जैसे होते हैं वैसे उनको डिपिक्ट करता है, उनकी ट्रूथफुलनेस को डिपिक्ट करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब मैं आपको इनका डिफरेंस बताती हूँ। ठीक है,
अब यहाँ पे आ गया डिकेंस का, नीचे फॉकनर का रेफरेंस है। Whereas such truthfulness is missing in Dickens and Faulkner, rather there is an air of artificiality in their work. अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे देखिए आर्टिफिशियलिटी का वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। आर्टिफिशियलिटी किसी राइटर के काम में आर्टिफिशियलिटी कैसे हो सकती है? अब अगर ये चार्ल्स डिकेंस का नाम आ रहा है, ठीक है, आपने अ टेल ऑफ टू सिटीज़ पढ़ ली है, ठीक है, पढ़ लिया नावल। इसके अंदर आर्टिफिशियलिटी अगर मैं कहती हूँ कि आर्टिफिशियलिटी है, तो कैसे होगी? हालाँकि उसने तो जो इश्यूज़ थे, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उस पे लिखा, जो उस टाइम पे हालात थे, सोशल इश्यूज़ थे और जो वहाँ के हालात थे उस टाइम पे, उस पे लिखा है। तो फिर ट्रुथफुलनेस क्यों नहीं है? आर्टिफिशियलिटी कैसे आई? मैम वो जो उसके दोस्त ने उसकी जगह पे अपने आप को रखा था और हाँ। फांसी उसको दी गई थी। ये एक चीज ऐसी है जो हजम नहीं होती, कोई भी नहीं, नहीं। इश्क में आके। नहीं, नहीं, ये तो सैक्रिफाइस चलो होता है, लाइक मे बी समहाउ आपका पॉइंट ठीक हो सकता है। आर्टिफिशियलिटी के समहाउ अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं तो आप कह सकते हैं कि रियल लाइफ में हम ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये रियलिस्टिक पे थोड़ा-सा हटके हो जाता है, आर्टिफिशियलिटी में मे बी आता हो। इसके अलावा क्या हो सकता है? जैसे उन लोगों ने एक दूसरे को मारा था। अ, और मैम दूसरा 18 इयर्स के बाद उसका मिलना और वापस 10 साल के बाद जब वो बेटी से मिला तो उसकी याददाश्त वापस आनी और इस तरह ये थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगा था यहाँ पे। एक तो इतनी वो उसमें बिसाहट में बंद हो गया है, हुँ, ठीक है, फिर उसका वहां से निकलना, फिर एग्जैक्ट बेटी से मिलना, फिर हुँ। अपने सेंसेस में भी नहीं है, फिर भी उसको कुछ अरसे के बाद लुक आफ्टर करने के बाद पहचान लेना, ये थोड़ा सा जरा ड्रामाई लग रहा है। हाँ, यहाँ पे कह सकते हैं। अच्छा, आर्टिफिशियलिटी में ये भी आप कह सकते हैं कि मतलब कुछ-कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जहाँ पे आप की सोच कुछ और कहती है। आप नॉवल पढ़ के आप उस पे क्रिटिसाइज़ करते हैं एक तरह से क्रिटिकली देखते हैं कि नहीं, इस तरह की चीज़ अगर रियलिटी में होती तो अगर नॉर्मल कोई पर्सन होता रियल लाइफ़ में तो 18 साल के इस एक ट्रैप के बाद उसके लिए नॉर्मल कंडीशन में आना या अपनी बेटी को पहचानना इतना आसान नहीं होता। बेशक उसकी बेटी के गोल्डन बाल थे, जो उसकी माँ से मिलते थे, लेकिन गोल्डन बाल तो किसी के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे वाक़ई हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियलिटी का ये पॉइंट हो सकता है। सेकंड जो आपने बताया वो सैक्रिफ़ाइस करना अपने दोस्त के लिए इस हद तक कि यानी अपनी बिलव्ड के लिए इस हद तक सैक्रिफ़ाइस करना कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश रह सके, तो उसके हस्बैंड के लिए खुद को सूली पे चढ़ा लेना, तो ये भी आर्टिफ़िशियल लगता है थोड़ा-सा। रियलिटी रियलिटी में तो ये होता है ना, वो कहता है ठीक है अच्छा मार जाएगा, खाली हो रही है, मेरा चांस बन जाएगा। एग्ज़ैक्टली, बल्कि अगर कितना भी कोई सच्चा दोस्त है ना, वो ऐसा बिल्कुल इस तरह से शायद ही किसी के लिए कोई करता हो। तो बिल्कुल। ये यहाँ पे आर्टिफिशियलिटी आ जाती है। एक और पॉइंट जो डिकेंस की नॉवल के अंदर आर्टिफिशियल नज़र आता है, वो ये है कि जो जहाँ पे जो मिस प्रोज़ है, मेड थी उसकी लूसी की, ठीक है? मिस प्रोज़ ने एंड टाइम पे आके वो गन शॉट जो लगा उसको, एग्जैक्टली ठीक है? एग्जैक्टली। अब वहाँ वो पे मिसेस डिफराज को। टोटली एग्ज़ैक्टली, अब टोटली वो ना एक फ़िल्मी सीन नहीं होता जैसे उसको देख के जी वो लगता बिल्कुल। है कि फ़िल्म में क्या होता है, फ़िल्म चल रही होती है जी, ड्रामा चल रहा होता है, एकदम से वो हमला हो रहा होता है, ऐसे गन शॉट वो गन पॉइंट पे वो रखता है दुश्मन किसी को और जी, बीच में कोई आ जाता है और फ़ौरन से उसको बचा लेता है और गन शॉट झगड़ा होता है और गन शॉट उसी बंदे को खुद ही लग जाता है जो गोली मारने आया होता है। तो यहाँ पे जो है ना, ये वाले पॉइंट्स हैं जहाँ पे आर्टिफ़िशियल वर्क इसका लगता है। यानी कि उसने हैप्पी एंडिंग करने के लिए इस तरह के पॉइंट्स बीच में डाल दिए। अब उसने हैप्पी एंडिंग करनी थी, लूसी को उसके साथ डालना था तो वो दोस्त को सैक्रिफाइस करवा दिया, इधर से लूसी को बचा लिया और मैडम डिफाल्ट जो उसको मारने आए थे उसको खुद ही गोली लग डिकन्स गई। भी माइक्रोकॉस्म में था। हाँ, माइक्रोकॉस्म में क्या है? डिकन ने भी अपना माइक्रोकॉस्म बनाया हुआ था और उसमें नहीं, जो अपना माइक्रोकोस्म यहाँ पे ना माइक्रोकोस्म स्पेसिफिकली यूज़ किया गया है इलियड के लिए।
वो ये शो करने के लिए कि इसने ये जो काम किया है ना अपना नॉवल के अंदर ज़िंदगी पे इतना डीपली उसने ऑब्जर्वेशन के बाद एक्सपीरियंस के बाद लिखा, ठीक है? इतने सारे इश्यूज़ को रियलिटी और रियल कैरेक्टर्स के साथ डिपिक्ट किया। तो उसकी ये अपनी एक दुनिया है। जबकि डिकेंस ने ना लिखा उसका भी मास्टरपीस है, लेकिन उसमें आर्टिफिशियलिटी है, उसकी अपनी नहीं थी। अगर वो बिल्कुल ही डिफरेंट टोटल डिफरेंट वर्क करता ना तो शायद हम कहते हैं कि इसका माइक्रोकॉस्म है। लेकिन इलियट का टोटली डिफरेंट वर्क था दूसरे एज़ कम्पेयर टू द अदर राइटर्स ऑफ विक्टोरियन एज। इसलिए उसका काम उसको उसके लिए माइक्रोकॉस्म का वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है? तो डिकेंस का जो है, डिकेंस के काम के अंदर आर्टिफिशियलिटी है। इसलिए हम ये तो कह सकते हैं कि डिकेंस ने रियलिटी डिपिक्ट की है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें फिक्शन भी है। हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें आर्टिफिशियलिटी भी है और इसके पॉइंट्स भी हमारे पास हैं प्रूव करने के लिए, ठीक है? इसलिए हम इसको ट्रूथफुलनेस नहीं कहेंगे। तो ये है यहाँ पे डिकेंस का रेफरेंस उसके नॉवल का रेफरेंस आप इतना डिटेल में भी दे सकते हैं, लाइक नहीं नॉवल की डिटेल नहीं दे सकते हैं, बस इतना कहेंगे कि अपने जो है नॉवल के अंदर उसने आर्टिफिशियलिटी ऐड की है हैप्पी एंडिंग करने के लिए, या फिर कुछ इवेंट्स को अपने लिहाज से एडजस्ट करने के लिए उसने वहाँ पे चेंजिंग किया, खुद आर्टिफिशियल टाइप की जो है वो सिचुएशन ऐड की है। आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है? तो आप उसका मतलब टोटली क्लीन कंप्लीट उनके वो कैरेक्टर्स के नेम या नॉवल का रेफरेंस नहीं देंगे, बस इतना थोड़ा सा लिख देंगे कि हैप्पी एंडिंग करने के लिए या फिर सिचुएशन को अपने लिहाज से चेंज करने के लिए वो वहाँ पे इस तरह के पॉइंट्स ऐड कर देता है कि जिसको पढ़ के एज अ रीडर हमें लगता है कि आर्टिफिशियलिटी इसमें है, ठीक है? तो लेकिन जो इलियड है उसने क्या किया, वो उसने अपने से पहले आए हुआ जो कुछ हुआ वो और अपने इस बाद या अपने होते हुए जो है जो कुछ उसने देखा उसको उसने डिपिक्ट किया हुआ है अपने नॉवल के अंदर और उन्हीं नेम्स के साथ किया हुआ है, ठीक है? सम हाउ उसने नेम्स चेंज किए हैं लेकिन कैरेक्टर्स वही हैं, ठीक है? तो ट्रूथफुलनेस इसकी इस वजह से है, ठीक है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि इलियड को दूसरे एज कम्पेयर टू द अदर राइटर्स उसको डिफरेंट दिखाता है, ठीक है? ओके, इलियड Yes, asserts ma'am. falsehood is so easy, truth is so difficult, ठीक है? ये उसकी अपनी वर्डिंग थी। उसने कहा कि falsehood जो है ना ऐड करना बहुत आसान है, लेकिन जो ट्रूथ है ना वो बहुत मुश्किल है। अगर आप लोगों का वैसे मैं सबसे पूछूंगी वर्ल्ड लिटरेचर टू वर्ल्ड लिटरेचर अगर आपको पढ़ाया जाता है ना तो वो बहुत ही अच्छा होता है। आपको उसमें आप पढ़ते हैं कि ये जो कहते हैं ना कि टाइम है, स्पेस है, इंसान की ज़िंदगी किस तरह से है, इस पे वर्ल्ड लिटरेचर में बहुत ज़्यादा डिटेल में उन्होंने इससे भी ज़्यादा डिटेल में वहाँ पे ना आपको डिस्कस करने का, पढ़ने का मौका मिलता है। तो आई जस्ट होप कि आपको वो पढ़ने का मौका मिले वर्ल्ड लिटरेचर, ठीक है? तो जैसे ये कह रही है ना फॉल्सहुड इज सो इजी, ट्रूथ सो डिफिकल्ट। इसी तरह से वर्ल्ड लिटरेचर में ना एक राइटर है बरहेज, ठीक है? तो जॉर्ज बरहेज टाइप का उसका वो स्पेलिंग्स है, लेकिन बरहेज उसको पढ़ते हैं और लुइस बरहेज उसका इस तरह से प्रोनाउंसिएशन है इसके वर्ड्स की। तो वो ऐसा राइटर है जिसने अपने बाप के खिलाफ लिखा है। जैसा उसका बाप था उसकी ज़िंदगी में, उसके फादर जिस तरह से उसका बिहेवियर करता था, उसको बहुत ही क्रूअली बिहेव करता था उसका फादर। हालाँकि सौतेला बाप नहीं था, सगा बाप था उसका। लेकिन उसको जो है ना वो जो राइटर है ना उसका नाम था काफ्का, ठीक है? तो उसने अपने बाप को जो है ना इस तरह से अपनी राइटिंग में डिपिक्ट किया है, ठीक है? उसने खुद कहा है कि मेरा फादर मेरे साथ ऐसा करता था, अपनी स्टोरी इस तरह से लिखी है। तो ये होता है कि ट्रुथ को जो है ना डिपिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। कभी कोई सोच सकता है कि चाहे माँ-बाप कितना भी बुरा करें ना, कोई भी सोच नहीं सकता कि हम उन पे जो है दुनिया के सामने हम अपने साथ उनको इस तरह से पोज़ेस करके पोज़ेशन अपनी शो करें कि मेरा बाप इस तरह सा था, उनकी बुराइयाँ लिखें। जी, तो ये एक हौसले वाला काम था उसका, मतलब एक सच्चाई को उसने डिपिक्ट किया है। तो ये कहा जाता है कि उसने ये जो कहा ना पासवर्ड इज़ सो ईज़ी, यानी कि आप झूठ या गलत चीज़ें बहुत आसानी से ऐड कर लेते हैं, लेकिन जो ट्रुथ है ना, सच्चाई, वो ऐड करना बहुत ही मुश्किल होता है। But this is the other way around with her. So as for a writer of Iliad's intellect, it is very difficult to create falsehood. यानी कि इस तरह की ये जो राइटर थी इसने लिखा ही ज़िंदगी पे और रियलिटी पे लिखा है, रियल इश्यूज पे लिखा है, ट्रूथफुलनेस पे लिखा है, तो इसके लिए falsehood ऐड करना बहुत ही मुश्किल था। The background of almost all of her stories arise from her early childhood memories of Warwickshire countryside. ठीक है? उस साइड वारविकशायर वही कंट्री साइड है जहाँ पे
जिसको इसने जो है ना अपने जहाँ पे ये जो आ रहे हैं ना नॉवल के अंदर आ रहे हैं सिटीज और विलेजेस, ये वारविकशायर भी उसी साइड पे था, कंट्री साइड पे था। तो उस वहाँ पे जो उसकी मेमोरीज थी ना, चाइल्डहुड मेमोरीज, उसकी वहाँ से उसने जो स्टोरी सुनी, वहाँ से उसने अपनी राइटिंग्स जो है ना उनको अपनी राइटिंग के अंदर लेके आई है। इसलिए उसका जो वर्क है उसको रियलिज्म का नाम दिया जाता है। फॉर दिस रीजन शी सेज दैट हर नॉवेल्स आर हर एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। वो कहती है मेरे जितने नॉवेल्स हैं ना वो मेरे सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे, फेस किए और दुनिया में अपनी ज़िंदगी में जो मैंने सुने, जो एक्चुअली रियलिटी में थे। नाउ देयर इज़ अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन एंड ब्लेंड ऑफ इमेजिनेशन। उसने जो है ना अपना एक इमेजिनेशन का, यानी कि जिस तरह से आप स्टोरी पढ़ रहे होते हैं, इवेंट्स जा रहे होते हैं, कैरेक्टर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने अपने लिहाज से, आप अपने माइंड में एक इमेजिनेटिव दुनिया क्रिएट कर रहे थे, एक तस्वर करते हैं वो सारा, इसीलिए आपको समझ आता है ना। तो ये आप जैसे जैसे इसकी रियलिज्म इस तरह से है, एक एक चीज़ की डिस्क्रिप्शन इस तरह से इसमें दी हुई है नॉवल के अंदर कि आप जैसे जैसे पढ़ते हैं ना वो एक इमेजिनेशन टाइप का ब्लेंड आपके माइंड में खुद ही क्रिएट हो जाता है। तो उसने इमेजिनेशन को इस तरह से ब्लेंड किया है रियलिटी के साथ कि आप जाना एज अ रीडर पढ़ते जाते हैं और आप उसको इमेजिन भी करते जाते हैं और आप उसको जो है ना वो आपको रियलिटी भी अच्छी तरह से समझ आ रही होती है। Yet her descriptions have a warmth and color of memory. ओके, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हैव अ warmth एंड कलर ऑफ मेमोरी का मतलब ये होगा कि जो उसने डिस्क्रिप्शंस डालती है ना, वो जितनी भी मेमोरीज या स्टोरीज के डिस्क्रिप्शंस उसने ऐड किए हैं, उसको पढ़ के आपको बहुत ही वार्म सा फील होता है। मतलब आप थोड़ा सा वार्म, वैसे वैसे तो हीट को कहते हैं, ठीक है, हॉट चीज़ को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे वार्म का मतलब ये होगा कि आप जो है ना अ, उस उन वर्ड्स को पढ़ के आपको उन उसका उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, आप उसको फील कर पाते हैं, ठीक है। एंड कलर ऑफ मेमोरी यानी कि जिस मेमोरी को वो डिपिक्ट कर रही है, आप उसको एक्चुअली अंडरस्टैंड करते हैं, वो उसका कलर ऑफ मेमोरी होता है। मैम पुरजोश नहीं कह पुरजोश कह सकते हैं वार्मथ को, इसेंस वार्मथ एंड कलर ऑफ मेमोरी के मतलब हम लोग देख के पुरजोश हो जाते हैं या सुन के उसकी नहीं लिखने का नहीं, यूज करते हैं। येट हर डिस्क्रिप्शंस हैव अ warmth। उसकी डिस्क्रिप्शन जो है ना उसमें वार्मथनेस आपको नजर आएगी, एक कलर नजर आएगा मेमोरी का, ठीक है। मैम ये जिंदगी के साथ इसको ना रिजेंबल कर रहे हैं, लाइफ के साथ। यस, कि एक कलर है मेमोरी का, कि आप जो उसने ये मैरी वो का कैरेक्टर है ना, ये मेमोरी थी ना, ठीक है, उसके पहले हो चुका, उसके पैदा होने से पहले ये हो चुका था इवेंट, ये जो जो भी इंसिडेंट है, ठीक है। तो उसको एक मेमोरी के तौर पे था ना उसके लिए, तो ये कलर ऑफ मेमोरी की एक पुरानी मेमोरी थी जो हमें उसके नॉवल के अंदर नजर आती है। और वार्मथनेस हमें कैसे नजर आती है, उसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ के हम उन हालात को, उस कंडीशन को जब हम फील करते हैं ना, उसको वार्मथनेस का नाम दिया गया है, ठीक है। उसको वार्मथ कहा गया है कि हीटनेस, हॉटनेस या इस तरह के जनस का मतलब आता है, लेकिन वार्मथ इस सेंस में ये होगा यहाँ पे कि हम उसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ के फील कर पाते हैं, हम समझ हाँ पाते जी। हैं, ठीक है। वो जो पेन थी उन कैरेक्टर्स की, हम उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं कंप्लीटली, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शंस इस तरह की उसने डाली हुई है। Eliot is a retrospective writer. She takes even her pre-birth times to set her story within it, but she does it with unmoved and strong command. Retrospective writers कौन से होते हैं, किसी को पता है? रेट्रो का मतलब होता है तो पुराना, शायद इस Yes, सेंस में आता है। retrospective राइटर वो होते हैं जो जो पुराने सोच के लोग होते हैं। नहीं नहीं, आपने ओल्ड का जो वर्ड यूज किया ना, हम उसको कर सकते हैं, दूसरी सेंस में यूज कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि जो आप अभी कह रहे हो ना, ये कौन सा वर्ड आपने यूज किया कि बुजुर्ग, ये पुराने हालात, मतलब जो, हाँ जी। नहीं पुराने हालात पे नहीं होगा, बल्कि ये होगा कि रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि टू लुक बैक, ठीक है, पीछे मुड़ के देखना, ठीक है। यानी कि अपने से पहले जो कुछ हो चुका उसको अपनी राइटिंग के अंदर उसने ऐड किया, ठीक है। इलियट इज अ रिट्रोस्पेक्टिव राइटर, एक ऐसी राइटर है जिसने अपने से पहले जो कुछ इवेंट्स हो चुके थे, जो स्टोरीज हो चुकी थी और बड़े होके उसने वो स्टोरीज सुनी, रियल स्टोरी सुनी, उसने उन स्टोरीज को अपने नॉवल के अंदर ऐड किया। तो दैट्स व्हाई शी इज कॉल्ड अ रिट्रोस्पेक्टिव राइटर, ठीक है।
कि वो पीछे देखती है, पीछे क्या हो चुका है, लोगों के इश्यूज़ क्या हुए हैं, किसके साथ कोई स्टोरी कोई अब जैसे हम बड़े होते हैं बड़े हुए हैं जैसे-जैसे आगे-आगे जा रहे हैं, हम कोई ना कोई स्टोरी सुनते हैं, किसी के घर के हालात की, किसी के कोई इश्यूज़ हैं ससुराल के, मायके के, घर वालों के, इस तरह के हम इश्यूज़ बहुत सारे सुनते हैं। कोई बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं, बहुत ही रेयर टाइप की स्टोरीज़ होती हैं, हम सुनते रहते हैं। इसी तरह से इलियड ने वो स्टोरी सुनी थी, अपने से पहले जो हो चुका था उनको, तो वो उसने जो शी लुक्ड बैक, ठीक है, उन लोगों की तरफ उसने देखा जो पहले हो चुका था, उन स्टोरी रेट्रोस्पेक्टिव लोग वो होते हैं जो पास्ट को लेकर चलते हैं। एग्ज़ैक्टली पास्ट में जो हो चुका उन स्टोरीज़ को ऐड करते हैं। ठीक है। ठीक है, उन स्टोरीज़ को ऐड करते हैं। शी टेक्स इवन हर प्री बर्थ टाइम्स, यानी कि अपने से पहले, अपने बर्थ होने से पहले जो वक़्त था, उस टाइम पे जो हुआ, उनको लेती है वो। टू सेट हर स्टोरी ठीक है। बट शी डज़ इट विद अनमूव्ड एंड स्ट्रॉन्ग कमांड। एक प्रॉपर कमांड के साथ, प्रॉपर सीक्वेंस और मेथड के साथ उनको यूज़ करती है, ठीक है। अनमूव्ड का मतलब है कि उसमें ज़रा भी जो स्टोरी एज़ इट इज़ वो सुनती है ना, उसको एज़ इट इज़ वो डिपिक्ट करती है, उसी तरह से ऐड कर देती है अपने नॉवल के अंदर। वो उसमें कोई भी ना जो है वो चेंजिंग नहीं करती, उसको अनमूव रखती है कि उसमें कोई भी हरकत नहीं डालती, इस तरह की कोई भी चेंजिंग नहीं करती। एज़ इट इज़ जो स्टोरी सुन थी उसको एज़ इट इज़ डाल दिया। In Adam Wade, the events of this story take place in 1799, about half a century before it was written. ठीक है, George Eliot shows such a clear picture in retrospect that too many older people remind the era of their early years of youth. ठीक है, कि जिस तरह से वो उसने जो है ना वो एक क्लियर पिक्चर ऐड की है ना रिट्रोस्पेक्ट की, ठीक है, कि बहुत सारे जो ओल्ड पीपल थे, जो बुजुर्ग हैं, ठीक है, रिमाइंड्स द एरा ऑफ देयर अर्ली इयर्स ऑफ यूथ। उसने उनकी डिपिक्शन इस तरह से की है उन स्टोरीज की कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं, उसकी स्टोरीज पढ़ के उनको वो वक्त याद आ जाता है, वो अपने ज़माने का उनको वो ज़माना याद आ जाता है जिस टाइम पे ये इश्यूज होते रहे थे और हुए थे। ठीक है, इस तरह से वो लिखती है। हेस्लॉप्स वर्ल्ड इज एज ट्रू एज एनी विलेज इन इंग्लैंड। हेस्लॉप एक जो है विलेज का नाम है, ठीक है, हेस्लॉप इंग्लैंड के अंदर एक विलेज का नाम है। तो वो कह रहा है कि इसकी जो दुनिया है ना, एक इसी तरह से सच है और इसी तरह से सच्चाई इसकी डिपिक्ट की है जैसे कोई भी एक रियल लाइफ में कोई भी गांव होता है इंग्लैंड में, ठीक है। Here again she uses her early memories. A critic has remarked, हाँ, यहाँ भी उसने अपनी दूसरी फिर से अर्ली मेमोरीज अपनी ऐड की हुई हैं। ये मीटिंग एंड होने वाली है, मैं आपको दोबारा लिंक सेंड करती हूँ, ओके। ओके मैम।